मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं आप लोग भी मेरी तरह ये चीज़ें फ़ील करो, क्योंकि सिर्फ इससे हम मदर्स पे ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी उस टाइम पर ये सोच कर कि चलो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बच्चा तो ठीक है, लेकिन नहीं, मेरा बच्चे पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में सिम्टम्स ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट मेरे 7 डेज रह गए हैं कंप्लीट होने में, और अब तक मैंने जितने भी सिम्टम्स फील किए थे, जो भी एक्सपीरियंस हुए थे, जो भी डिफ़िकल्टीज़ मैंने फील की हैं, वो सब मैंने आप लोगों के साथ लास्ट की वीडियो में शेयर कर दी हैं। तो अगर कोई भी वुमेन जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जिन्होंने अभी जिनका स्टार्ट हुआ है, तो आप वो लोग अपनी जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए, या फिर जो भी लोग देखना चाहते हैं कि आगे कौन से सिम्टम्स फील हो सकते हैं, तो वो आप लोग जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो जो है जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, एक बहुत ही कॉमन सिम्टम तो मैं नहीं कहूँगी कि ये कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का, सेकेंड ट्राइमेस्टर का, लेकिन ये एक ऐसा सिम्टम है जो डिस्कस होना बहुत ही ज़रूरी है और डीपली डिस्कस होना ज़रूरी है। किसी किसी के साथ होता है, लेकिन जिनके साथ होता है वो बार बार यहाँ वहाँ सर्च करते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों हमारे साथ क्यों हो रही है। हर किसी के साथ तो नहीं होती। वॉमिटिंग कॉमन है, डिजीनेस कॉमन है, फैटीग कॉमन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो कॉमन है, बट ये सिम्टम कॉमन नहीं है। तो ये सिम्टम है हमारा इचिंग इन प्रेगनेंसी। अब ऑलमोस्ट 25% ऑफ वुमेन को इचिंग होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है, जो कि नॉर्मल भी है। और क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, हमारी जो कंप्लीट जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 9 to 14 kg वेट जो है हमारा बढ़ता है, और ये वेट हमारा पेट के अराउंड, थाइस के अराउंड, और आर्म्स पे भी ये वेट बढ़ता है, ठीक है, किसी के लेग्स पे भी ये वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है। और जब हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है तो वहाँ पर इचिंग होना शुरू हो जाती है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। 25% ऑफ वुमेन्स के साथ जो है ये होता है। बट जब ये इचिंग एक्सट्रीम हो जाती है तब ये कंडीशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है बेयर करना। और ये जो मैंने बताया कि एक्सट्रीम हो जाती है, वो 1 to 2% वुमेन में होती है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने ये अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी फील की है, और अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब भी मैं इस चीज़ से जूझ रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी ये मेरे साथ है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप देखो, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसको बिल्कुल बंद कर दोगे, बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो नहीं कर सकते इसको जब तक कि हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती। बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ऑलमोस्ट 85 to 90%। इवन मेरी 95% तक कंप्लीट हो गई है, लेकिन 5% अभी भी इचिंग है। तो ये बता देती हूँ कि ये कंडीशन है क्या। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इचिंग है क्या, क्यों इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे भी मुझे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि मेरे पास अच्छी गायनो नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया था। मैंने उस टाइम पर टोटल 5 गायनो से जो है वो कंसल्ट किया था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रही है, क्यों इतनी इचिंग जो है वो मुझे हो रही है। लेकिन उस टाइम पर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला था अपनी प्रॉब्लम का। सब डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। और इस टाइम पर जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो इस टाइम पर मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा एक्सट्रीम। अभी तक तो चलो क्या था कि पाम्स पे था, सोल पे था, फुल बॉडी पे था, लेकिन अब मैं हेयर में भी इतनी ज़्यादा इचिंग करती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जब अपनी गायनोसिस के बारे में पूछा, तो भगवान की दया से या मेरा गुड लक कह लो, जो भी था, अब की बार मुझे बहुत अच्छी गायनो जो है मिली। और जब मैंने उनसे कंसल्ट किया, तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों मेरे साथ हो रही है। तब उन्होंने मुझे इसका रीज़न बताया और उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी दिया, और जिसकी वजह से मेरे 85 to 95% तक ये प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है। तो डॉक्टर ने जो मुझे बताया उन्हीं की मैं आपको, जैसा उन्होंने मुझे बताया वही मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर शेयर करने आई हूँ। क्योंकि हर किसी की गायनो, मुझे नहीं लगता, जैसे मेरे साथ ही फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई थी, हर किसी की गायनो जो है इस तरीके से डीपली अपने पेशेंट्स को नहीं बताती हैं। तो जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस प्रॉब्लम का नाम है ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस।
ऑब्स्टेटिक मीन्स जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है। कोलेस्टेसिस, कोले मीन्स गोल ब्लैडर एंड स्टेसिस मीन्स किसी चीज़ का वहाँ पर रुक जाना, उसका मूव ना करना, वहीं पर रुक जाना। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे जो है लीवर जो है वो बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है और ये बाइल एसिड जो है वो फैट के डाइजेशन का काम करता है आगे चलकर। ये बाइल एसिड जो है वहाँ से रिब्स में चला जाता है और रिब्स में जाकर ये फैट के डाइजेशन का काम करता है। बट जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बड़े होने की वजह से वो इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये जो बाइल एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो रिब्स तक जा ही नहीं पाता है और वहीं से वो वापस चला जाता है और वापस जाकर वो गोल ब्लैडर में सिक्रेट हो जाता है, वहाँ पर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है उल्टा हमारी बॉडी में उल्टा बहना शुरू हो जाएगा और हमारे ब्लड में ये मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है। हमारे ब्लड में जो है पाइल सोड, पाइल पिगमेंटेशन एंजाइम्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है। सो आई होप कि आप लोगों को ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस जो है वो समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये हर एक वुमेन के साथ नहीं होता, 1 to 2% वुमेन्स में जो है ये होता है और बिल्कुल नॉर्मल है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो है इचिंग। अब इचिंग कहाँ होती है? हमारे हाथों के पाम्स के ऊपर और फीट की सोल पर ये इचिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मोस्टली वुमेन्स में, बट किसी किसी को क्या होती है ये फुल बॉडी पर भी होती है। इवन मैं जैसे कि अभी भी बता चुकी हूँ आपको, इवन किसी किसी के हेयर में भी इचिंग होती है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि मेरे हेयर में भी इचिंग है। ठीक है, हेड में भी ये इचिंग होती है। ये इचिंग हमें एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम लेवल पर होती है, अंधाधुंध होती है, लेकिन कोई इसका निशान नहीं होता है। कोई चीज़ ये कोई ऐसा पिंपल नहीं देगी या कोई रेडनेस कोई ऐसा निशान नहीं देगी जिसकी वजह से हमें ये पता लगे कि हाँ ये ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस है। ठीक है, इसका कोई निशान नहीं होता, कोई मार्क नहीं होता। हाँ, अगर आप अपने आप ही अंदर खारिश करके अपने बॉडी पर निशान बना लो तो बात अलग है, जो कि मेरी बॉडी पर भी बन चुके हैं। मैं स्क्रीन पर पिक्चर ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इचिंग, किस लेवल तक इचिंग होती है जब आपको ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस। इचिंग के अलावा ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस का दूसरा सिम्टम होता है कि हमारा यूरिन जो होता है वो बहुत ही डार्क कलर का होता है। ठीक है, इवन कई बार तो मुझे लगता था कि जैसे ब्लड ही यूरिन में आ गया हो, इतना ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। और हम स्टूल पास करते हैं तो उसका कलर येलो ना होकर वो वाइट दिखना शुरू हो जाता है। तो ये ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस के कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं। तो ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस के बारे में आगे कुछ और डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक मिथ डिस्कस करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी मिथ रहती है इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को लेकर कि इचिंग जो है वो नॉर्मल है। लेकिन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इचिंग जो है वो नॉर्मल है, लेकिन कौन से एरियाज़ पर वो नॉर्मल है? जहाँ पर हमारा फैट जो है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब ये इचिंग जो है वो एक्सट्रीम हो जाती है, हमारे हाथों की पाम्स के ऊपर और हमारे पैरों की सोल पर होती है, तो वो इचिंग जो है वो कोई नॉर्मल इचिंग नहीं होती है। आप उसको नॉर्मल लेकर मत चलिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बियर कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने बियर की हैं वो आप लोग भी बियर करो। देखिए, उस टाइम पर मेरे पास यूट्यूब नहीं था इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज मेरे पास YouTube जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं डिस्कस कर सकती हूं और जो चीज़ें मैंने बियर की हैं वो किसी और को ना बियर करने पड़े। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद, इसलिए मैं ये डीपली डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी। तो हुआ क्या था कि जब मुझे 5th मंथ स्टार्ट हुआ सेकेंड ट्राइमेस्टर का, उस टाइम पर मैं अपने मायके में थी। इन लॉज में मेरा अलग गायनो से ट्रीटमेंट चल रहा था और जब मैं मायके में गई तो वहाँ पर भी मैंने एक अलग गायनो को दिखाया था जितने भी टाइम पीरियड के लिए मैं वहाँ थी। तो जब मेरे को ये इचिंग स्टार्ट हुई, मैंने सबसे पहले अपने गायनो को बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे पाम्स पर और मेरे फीट की सॉल पर ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि इचिंग ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आपका फैट बढ़ता है तो बॉडी स्ट्रेच होती है और इचिंग होती है। मैंने कहा पाम्स पर और सोल पर कौन सा फैट बढ़ रहा है मैम? अभी तो कोई मुझे ऐसा लगता भी नहीं है मेरे हाथों की, क्योंकि हमें अपनी रिंग से तो साइज़ पता लग ही जाता है ना कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है।
मैं क्या ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लोशन ले जाओ, लोशन लगाओ, मॉइस्चराइज़र जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हो हाइड्रेट रखो, और ये एंटी एलर्जिक सॉप ले जाओ, कुछ नहीं है, आराम आ जाएगा 1 वीक के अंदर। मैं क्या ठीक है। तो जो मॉइस्चराइज़र और जो लोशन उन्होंने दिया था मुझे वो मैंने यूज़ किया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी में पहले भी मेरा अच्छा ही क्वांटिटी में था, उसके बाद भी फिर मैंने और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर दिया पानी की क्वांटिटी को। और जो सोप उन्होंने दी थी मैं उसी से ही बात लेती थी, बट उससे कुछ भी असर नहीं हुआ। और सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही वो जो इचिंग थी वो मेरी बाकी की बॉडी पार्ट्स पर आनी शुरू हो गई थी। मैं फिर से गाइनो के पास गई और उन्होंने फिर से सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो चलो फिर उधर से मेरा आने का टाइम हो गया, मैं वापस अपने इन-लॉज़ में आई। जब मैं वापस से इन-लॉज़ के यहाँ पर आई तो जिस गाइनो से मेरा पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने उन गाइनो से इसके बारे में डिस्कस किया कि मैम मुझे ऐसे-ऐसे जो है पिछले 15 दिन से इचिंग हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पहले सिर्फ सोल और पाम्स पे थी, बट अब फुल बॉडी पर हो रही है। और तो मैम ने भी बोला कि आप ऐसा करो लोशन लगाओ। मैं कि मैम लोशन तो मुझे गाइनो ने दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो लोशन छोड़ो, तुम ये वाला लोशन लो, वो कुछ नीम उसमें डला हुआ था कि इससे ना तुम्हें ठंडापन फील होगा और इचिंग नहीं होगी, और ये सोप भी चेंज करो, ये वाली सोप ले जाओ। चलो ठीक है। मैं क्या ओके ठीक है, यूज़ की, कुछ असर नहीं हुआ। मैं फिर से उनके पास गई, उनका फिर से यही कहना था कि देखो ये इचिंग जो है वो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में होगी और तुम्हें ये डिलीवरी तक बियर करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरे पास कोई जो है सेटिस्फेक्शन आंसर जो है उनसे मुझे नहीं मिला अपनी गाइनों से। उसके बाद जो है मैंने टोटल 5 गाइनों चेंज की हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 पाँचों गाइनों ने मुझे कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दिया था। ये मेरा बैड लक कह लो या मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं डॉक्टर्स क्यों उस चीज़ को नहीं ये समझ पाए कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो जब 5 गाइनों के पास कोई आंसर नहीं था तो उस टाइम पर मैंने गूगल पर सर्च किया कि ये प्रॉब्लम है क्या, और गूगल पर सर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस की प्रॉब्लम है और जो कि बहुत ही रेयर है, हर किसी के साथ नहीं होती है, लीवर की प्रॉब्लम है। तो फिर मैं अपनी गाइनो को जाके जो मैंने सर्च किया था वो मैंने गाइनो को जाके दिखाया। तो जब मैंने अपनी गाइनो को वो दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये तो तुम आर्टिकल मुझे इचिंग इन प्रेगनेंसी का दिखा रही हो, अगर तुम सिर्फ हेड पेन या फिर फिंगर पेन का भी अगर तुम सर्च करोगे ना आर्टिकल गूगल पर तो वो भी तुम्हें बहुत ही बड़ी बीमारी दिखा देगा। तो तुम्हें गूगल पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गूगल पर तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखा देते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ इचिंग इन प्रेगनेंसी नॉर्मल है, जो कि तुम्हें बियर करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ डिलीवरी टाइम तक। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा बेबी ठीक है, तुम्हारे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें ये बियर करना ही पड़ेगा। उस टाइम पर जब मेरे 5 गाइनों के पास इसका कोई आंसर नहीं था, मेरी गाइनों ने यहाँ तक बोल दिया, और वो ऐसी वैसी गाइनों नहीं थी, MBBS वो गाइनों थी। तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि भाई तुम्हारा बेबी ठीक है, तुम्हें बियर करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद मैं समझ गई कि इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहते हैं कि तुम अगर यहाँ वहाँ भटकोगी, किसी ने तुम्हें ऐसी वैसी मेडिसिन दे दी तो ये ना हो बेबी को नुकसान हो। तो बस कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन कर लेती है। तो मैंने वो इचिंग सहन की। टोटल 5 मंथ से वो मुझे इचिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि मुझे 9 मंथ तक रही थी। तो टोटल जो है मैंने 4 से 5 महीने जितना मैं झेल सकती थी मैंने झेला, सिर्फ अपने बच्चे के लिए कि चलो अब किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया था कि हमने भी अपने टाइम पर लोगों की इचिंग होते हुए देखी है, ये इचिंग नॉर्मल होती है, हमने तो उसको देखा था, वो तो कॉटन क्लॉथ पहनती थी, वो तो ठंडे पानी से वो तो पानी में बर्फ़ डाल के नहाती थी, वो ठंडी चीज़ें खाती थी, तो तू भी ये कर ठीक हो जाएगा। मतलब कहीं से मुझे कोई चारा मेरे पास नहीं था, और जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम बियर करनी पड़ी थी एट द एंड ऑफ डिलीवरी टाइम तक। जिसकी वजह से हुआ क्या था कि देखिए, अगर आप थोड़ी भी देर इचिंग करते हैं ना अपनी बॉडी पर, आप लोगों को पता है कि क्या हालत हो जाती है बॉडी की, रेडनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन जब आप 4 से 5 महीने तक अपनी इचिंग पे लगातार अपनी बॉडी पर इचिंग करोगे तो इमेजिन करो कि आपकी बॉडी का क्या होगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ। एट द एंड ऑफ डिलीवरी तक मेरी बॉडी, मेरे फीट, मेरे हाथ, मेरी आर्म्स वो ऐसी हो चुकी थी, उनकी बॉडी टिश्यू बिल्कुल मेरे डैमेज हो चुके थे। इतनी डार्क पिगमेंटेशन जो है मेरी बॉडी पर आ गई थी, मेरे फीट पर आ गई थी, जिसे तवा देखा है ना आपने जिस पर रोटी बनाते हैं, ऐसे मेरे फीट हो चुके थे। मेरे को शर्म आती थी डिलीवरी के बाद अपने पैरों को ओपनली कहीं ले जाते हुए, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इवन लोग मुझसे पूछ भी लेते थे, वो वैसे डायरेक्ट तो नहीं पूछते थे, इनडायरेक्टली पूछ लेते थे, पेडिक्योर नहीं करा रही है क्या? मैं क्या पेडिक्योर मैं पहले बड़े कराती थी, जो मैं अब पेडिक्योर कराऊंगी।
तो इस तरीके के, तो पब्लिकली भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जो है शेम फील होती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ हो। मैं रात भर बैठ के मैंने ईचिंग करते हुए, ईचिंग, क्योंकि ये वाली ईचिंग जो है वो रात में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, तो मैंने रात में ये देखा है कि चाँद से सूरज कब बदलता है, दिन से रात कब हुई है, कब चाँद गया कब सूरज आया, ये मैंने सब देखा है अपनी 5 महीने की, उस टाइम पे 4 से 5 महीने के टाइम पीरियड में जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। तो ये था जो मैंने ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस में फ़ील किया और जिसका मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अब जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसका ट्रीटमेंट मिल चुका है तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फ़ील की आप लोग भी मेरी तरह ये चीज़ें फ़ील करो, क्योंकि सिर्फ इससे हम मदर्स पे ही इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी उस टाइम पर, ये सोच कर कि चलो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बच्चा तो ठीक है, लेकिन नहीं, मेरा बच्चे पर भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है जो मुझे अब पता लग रहा है कि उस टाइम पर जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था क्यों उसको वो प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारा अब मुझे, क्योंकि अब मेरे को एक अच्छी गाइनो मिल गई है, उन्होंने मुझे सब कुछ इस प्रॉब्लम के बारे में टोटली बताया है कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस क्या है और इसका इफेक्ट ऑन मदर एंड इफेक्ट ऑन फीटस, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट जाता है और वो क्या जाता है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।